नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। आज के सत्र का हमारा मुख्य उद्देश्य 28 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स की विस्तृत व्याख्या करना है। श्रोताओं, आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, नई सरकारी योजनाएं, विज्ञान एवं तकनीक और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को कवर करेंगे। देखिए, हमारा नजरिया पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड और विश्लेषणात्मक रहेगा ताकि आप इन विषयों की गहराई को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, जो है महत्वपूर्ण दिवस। आज 28 फरवरी है और हम सभी जानते हैं कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे मनाया जाता है जी। और इसका कारण है 1928 में सर सीवी रमन द्वारा की गई रमन इफेक्ट की खोज। बिल्कुल। और देखिए, परीक्षा में सिर्फ तारीख नहीं पूछी जाती, बल्कि अक्सर ये पूछा जाता है कि रमन इफेक्ट आखिर है क्या। सही कहा। तो इसे आप कैसे समझाएंगे? इसे अगर सरल भाषा में समझें तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो उसकी वेवलेंथ, मतलब जो उसकी तरंगदैर्घ्य होती है, उसमें परिवर्तन होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की इसी घटना को रमन इफेक्ट कहते हैं। और इसी महान उपलब्धि के लिए उन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था। ये तथ्य परीक्षार्थियों को जरूर याद रखना चाहिए। एग्जैक्टली, 1930 का वर्ष और फिजिक्स का नोबेल प्राइज। और अगर हम आज के संदर्भ में इसके महत्व का विश्लेषण करें तो नेशनल साइंस डे का मुख्य उद्देश्य देश में स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा देना है। स्टेम एजुकेशन मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। जी। इसके साथ ही छात्रों के बीच इनोवेशन और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देना भी इसका एक बड़ा लक्ष्य है। इसी दिन देश भर में कई साइंस एग्जीबिशन भी आयोजित की जाती हैं। बिल्कुल। विज्ञान से जुड़ी ये बातें तो हो गईं, लेकिन फरवरी का ये अंतिम दिन एक और बहुत ही संवेदनशील विषय से जुड़ा है। 28 फरवरी या लीप वर्ष होने पर 29 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस यानी रेयर डिजीज डे मनाया जाता है। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसपे अक्सर मुख्य परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। जी। इसके अलावा ऐसी बीमारियों पर रिसर्च और सरकारी स्वास्थ्य नीतियों, जिन्हें हम हेल्थ पॉलिसीज कहते हैं, उनमें सहयोग को बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य है। और परीक्षा की दृष्टि से एक आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। भारत में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग किसी न किसी रेयर डिजीज से प्रभावित हैं। बिल्कुल सही। 7-8 करोड़ की संख्या छोटी नहीं होती। जब परीक्षार्थी अपने उत्तर में इस डेटा का उपयोग करेंगे तो उनका विश्लेषण बहुत मजबूत लगेगा। तो महत्वपूर्ण दिवसों के बाद अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, जो है राष्ट्रीय एवं राज्य समाचार। जी, नेशनल एंड स्टेट न्यूज। सबसे पहली खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है जिसका नाम है सीएम श्री स्कूल योजना। और ये योजना सीधे तौर पर केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना की तर्ज पर बनाई गई है। बिल्कुल। तो राज्य स्तर पर इसके क्या मुख्य प्रावधान हैं? देखिए, इसकी मुख्य विशेषताओं का अगर हम विश्लेषण करें तो सबसे पहले आता है आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण। इसके अलावा छात्रों को सीबीएसई आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इसका लक्ष्य है। और क्या इसमें समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी कुछ है? जी, इसमें ईडब्ल्यूएस छात्रों को, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को समान अवसर प्रदान करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। मतलब ये मौजूदा स्कूलों को ही बेहतर बनाने की पहल है। एग्जैक्टली। इसके तहत मॉडल गवर्नमेंट स्कूल्स का विकास किया जाएगा। हम इसे राज्य स्तर का एक बेहतरीन शिक्षा सुधार मॉडल कह सकते हैं। शिक्षा के बाद अब बात करते हैं नागरिक सुरक्षा की। दिल्ली सरकार ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटना सहायता से जुड़ी एक बहुत ही अहम योजना पेश की है, राहवीर स्कीम। ये योजना बहुत ही व्यावहारिक है। इस योजना को समझने के लिए सबसे पहले हमें गोल्डन आवर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। गोल्डन आवर? जी। चिकित्सा की भाषा में दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा गोल्डन आवर कहलाता है। अगर इस समय में घायल को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो जान बचने की संभावना बहुत अधिक होती है। लेकिन अक्सर लोग पुलिस के डर से मदद करने से बचते हैं। बिल्कुल। और इसी समस्या को हल करने के लिए राहवीर स्कीम लाई गई है। इसके तहत मदद करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये तो एक अच्छा प्रोत्साहन है। प्रोत्साहन के साथ साथ सुरक्षा भी है। मदद करने वाले को गुड समैरिटन लॉ के तहत पूर्ण कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। मतलब पुलिस उनसे कोई अनावश्यक पूछताछ नहीं करेगी। ये वाकई एक सराहनीय कदम है।
अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के शेगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया गया है। स्थानों के नाम परीक्षार्थियों को ध्यान में रखने चाहिए। शेगांव, बुल्ढाना। और इस आरोग्य मेले के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो ये पूरी तरह से हमारी पारंपरिक चिकित्सा पर केंद्रित है। मतलब इसमें मुख्य फोकस आयुष चिकित्सा प्रणाली पर है। जी, आयुष यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इस मेले का उद्देश्य इस प्रणाली का प्रचार करना और साथ ही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अवेयरनेस को बढ़ावा देना है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अवेयरनेस यानी बीमार होने से पहले ही बचाव के तरीके अपनाना। सही है। अब तकनीक और प्रशासन से जुड़ी एक खबर देखते हैं। भारत के आधार प्राधिकरण यानी UIDAI ने गूगल मैप्स के साथ एक बड़ा समझौता किया है। ये ई-गवर्नेंस का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसके लाभों पर अगर हम प्रकाश डालें तो अब सभी अधिकृत आधार सेंटर्स सीधे गूगल मैप्स पर दिखाई देंगे। हाँ, इससे आम नागरिकों को क्या फायदा होगा? देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे फेक सेंटर्स, मतलब जो नकली आधार सेंटर खुल जाते हैं और लोगों से पैसे ठगते हैं, उनसे बचाव होगा और नागरिकों को सही सेंटर ढूंढने में बहुत आसानी होगी। पारदर्शिता के लिए ये बहुत जरूरी था। तकनीक की बात करें तो एक और बड़ा लॉन्च हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा सुजविका पोर्टल लॉन्च किया गया है। जी, और ये लॉन्च जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। इस पोर्टल की कुछ तकनीकी विशेषताओं के बारे में बताएं। ये पोर्टल पूरी तरह से AI आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश में बन रहे बायोटेक प्रोडक्ट्स का एक व्यवस्थित डेटाबेस तैयार करना है। बायोटेक प्रोडक्ट्स का डेटाबेस, और इससे इंडस्ट्री को कैसे मदद मिलेगी? देखिए, जब डेटाबेस होगा तो इंडस्ट्री रिसर्च सहयोग काफी बढ़ जाएगा। मतलब जो रिसर्च लैब में हो रही है वो आसानी से बाजार तक पहुंच सकेगी। यह अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। हमारी अगली खबर अर्थशास्त्र और कूटनीति से जुड़ी है। महाराष्ट्र के पुणे में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन किया गया है। जी, और इस डायलॉग में जिन विषयों पर चर्चा हुई है वे आज के वैश्विक राजनीति के केंद्र में हैं। वो मुख्य विषय कौन-कौन से थे? अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो सबसे पहला विषय था जियो इकोनॉमिक्स यानी भू अर्थशास्त्र। इसके बाद चर्चा हुई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसकी जरूरत होती है। सही कहा। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे रणनीतिक विषयों पर भी विस्तार से बात की गई। तो पुणे का ये आयोजन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं पर्यावरण से जुड़ी एक बहुत ही सकारात्मक खबर की ओर। महाराष्ट्र के ही भंडारा जिले की बेला ग्राम पंचायत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बेला ग्राम को भारत की पहली नेट जीरो पंचायत घोषित किया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़े बड़े शहर जो नहीं कर पा रहे हैं वो एक ग्राम पंचायत ने कर दिखाया है। इसके नेट जीरो मॉडल के 3 प्रमुख स्तंभ हैं जिन्हें परीक्षार्थियों को समझना चाहिए। जी, वे 3 स्तंभ कौन से हैं? पहला है सोलर एनर्जी का अधिकतम उपयोग। पंचायत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को सौर ऊर्जा में बदल दिया है। दूसरा है उनका सशक्त वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कचरे का सही तरीके से प्रबंधन। बिल्कुल। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है व्यापक वृक्षारोपण यानी ट्री प्लांटेशन। तो इन तीनों के मिलने से उन्होंने नेट जीरो का लक्ष्य हासिल किया। जी, इसे हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक बेहतरीन ग्रामीण मॉडल कह सकते हैं। ये केस स्टडी के रूप में बहुत काम आएगा। पर्यावरण की बात हो ही रही है तो भारत सरकार ने भी प्रदूषण कम करने की एक बड़ी पहल शुरू की है। सरकार ने जीरो प्राइज का शुभारंभ किया है, जिसकी पुरस्कार राशि 5 करोड़ रुपए रखी गई है। 5 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन इस पुरस्कार की शर्तें बहुत सख्त हैं। ये पुरस्कार मुख्य रूप से वायु, जल और भूमि प्रदूषण कम करने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए है। एयर, वाटर और लैंड प्रदूषण। तो इसकी सबसे बड़ी शर्त क्या है? देखिए, इस पुरस्कार के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है वेरीफाइड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। वेरीफाइड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सिर्फ योजना बना लेने से काम नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है उसका वैज्ञानिक रूप से सत्यापन होना चाहिए, तभी यह पुरस्कार मिलेगा। ये तो बहुत ही परिणाम उन्मुख अप्रोच है। चलिए अब हमारे तीसरे और अंतिम सेगमेंट की ओर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जी, इंटरनेशनल न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के डिजिटल प्रभाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर गए हैं। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का आंकड़ा नहीं है, इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। वे ऐसा करने वाले दुनिया के पहले प्रमुख राजनीतिक नेता बन गए हैं। कूटनीति के लिहाज से इसका क्या महत्व है? इसे हम डिजिटल डिप्लोमेसी और वैश्विक प्रभाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण मान सकते हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है कि कैसे एक नेता सीधे दुनिया भर के करोड़ों लोगों से जुड़ रहा है। बिल्कुल। और जब हम इन अलग अलग दिखने वाले विषयों को एक साथ रख के देखते हैं तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत ही स्पष्ट चित्र उभर कर सामने आता है। इन्हें आपस में जोड़कर देखने की यह कला ही किसी विषय की वास्तविक समझ विकसित करती है। सही बात है। और इसी समझ को विकसित करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों से शुरुआत करते हैं। पहली खबर मिडल ईस्ट के एक प्रमुख देश से आ रही है। सऊदी अरेबिया की खबर, राइट? हाँ, सऊदी अरेबिया ने भारत सहित दुनिया के 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर एक अस्थायी प्रतिबंध यानी टेम्पररी बैन लगाया है। 40 देश, ये तो काफी बड़ा नंबर है। बिल्कुल। अब ग्लोबल ट्रेड के नजरिए से देखा जाए तो 40 देशों पर एक साथ बैन लगाना सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा व्यवधान है। तो इसका मुख्य कारण क्या बताया गया है स्रोतों में? इसका प्राथमिक उद्देश्य पशु रोगों के प्रसार को रोकना है। देखिए, सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जिसका अधिकांश हिस्सा रेगिस्तान है और वो अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए मुख्य रूप से इंपोर्ट्स पर ही निर्भर करते हैं। ये स्थिति ग्लोबल ट्रेड और फूड सिक्योरिटी के बीच के उस तनाव को दर्शाती है जिसका सामना आज हर देश कर रहा है। जी, सऊदी अरेबिया का इंपोर्ट्स पर इतना निर्भर होने के बावजूद 40 देशों पर प्रतिबंध लगाना ये स्पष्ट करता है कि जूनोटिक डिजीजेस का खतरा कितना गंभीर माना जा रहा है, यानी ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। एकदम सही। एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस न केवल स्थानीय पोल्ट्री उद्योग को रातों रात खत्म कर सकते हैं, बल्कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। और क्या इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स इसकी इजाजत देते हैं? बिल्कुल देते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के नियमों में भी सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स का जिक्र है। ये मेजर्स देशों को अपने नागरिकों और पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ऐसे प्रतिबंध लगाने की अनुमति देते हैं। अच्छा। तो ये घटना इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं है, बायोसिक्योरिटी उसका एक अभिन्न अंग बन चुकी है। सही कहा। और जो एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं उनके लिए भी एक कड़ा संदेश है कि उन्हें अपने यहाँ क्वालिटी और डिजीज कंट्रोल सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाए रखना होगा, वरना वो ऐसे बड़े मार्केट्स खोल सकते हैं। बिल्कुल। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सीमाओं से हटकर इकोलॉजिकल बॉर्डर्स की बात करते हैं। यहाँ बात और भी रोचक हो जाती है क्योंकि इंडिया और नेपाल ने एक नया MOU साइन किया है। पड़ोसी देशों के बीच का समझौता। हाँ, इस MOU के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला फॉरेस्ट कंजर्वेशन, दूसरा बायोडाइवर्सिटी, तीसरा क्लाइमेट एक्शन और चौथा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। ये काफी इंटरेस्टिंग है ना? आमतौर पर जब 2 देशों के बीच समझौते होते हैं तो वो ट्रेड या डिफेंस पर होते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट पर इतना डिटेल्ड अग्रीमेंट अपने आप में काफी अहम है। देखिए, अगर हम भारत और नेपाल के भौगोलिक नक्शे को देखें ना, तो ये समझौता स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी है। वो कैसे? जो तेराई आंख लैंडस्केप है और हिमालय का जो इकोसिस्टम है, वो दोनों देशों में बिना किसी फिजिकल रुकावट के फैला हुआ है। अब जंगली जानवर जैसे बाघ, हाथी या गैंडे, ये लोग तो कोई पॉलिटिकल बाउंड्री या पासपोर्ट नहीं मानते। हाँ, जानवरों को थोड़ी पता है कि कहाँ बॉर्डर खत्म हो रहा है। सही कहा। वो अपने नेचुरल माइग्रेशन रूट्स को फॉलो करते हैं। ऐसे में अगर भारत में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के नियम सख्त हैं, लेकिन बॉर्डर के उस पार नेपाल के जंगलों में नहीं है, तो हाथियों का शिकार या मानव वन्य जीव संघर्ष नहीं रुकेगा। यानी दोनों तरफ के रूल्स का सिंक होना जरूरी है। बिल्कुल। फॉरेस्ट कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी को लेकर दोनों देशों की नीतियां एक समान होनी चाहिए। और इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन पर जो शेयर्ड एग्रीमेंट है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलने का सीधा असर दोनों देशों पर पड़ेगा। जैसे कि हमारी नदियां। हाँ, भारत और नेपाल की साझा नदी प्रणालियां जैसे कोसी और गंडक, इन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। नदियां और जंगल देशों को जोड़ते हैं, इसलिए नीतियां भी जुड़ी हुई होनी चाहिए। खैर, इंटरनेशनल अफेयर्स के इस क्रम में अब हम सीधे चलते हैं दक्षिण अमेरिका के पेरू की ओर। साउथ अमेरिका का एक बहुत अहम देश। जी, पेरू में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है।
वहां होजे मारिया बाल्काजार को इंटरिम प्रेसिडेंट यानी अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। लैटिन अमेरिका के इस रिसोर्स रिच देश में पिछले कुछ समय से लगातार एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो पेरू की ये राजनीतिक अस्थिरता सिर्फ उस देश की इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ग्लोबली क्या असर होता है? इसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बहुत पड़ता है। पेरू दुनिया के सबसे बड़े कॉपर यानी तांबा उत्पादक देशों में से एक है, और आज जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है तो कॉपर की डिमांड तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। एकदम, तांबे जैसे खनिजों की डिमांड चरम पर है। ऐसे में एक प्रमुख एक्सपोर्टर देश में बार बार सरकारें गिरना, पार्लियामेंट डिसॉल्व होना या इंटरिम गवर्नमेंट आना ग्लोबल मार्केट में काफी अस्थिरता पैदा करता है। लेकिन ये इंटरिम गवर्नमेंट का रोल क्या होता है एग्जैक्टली? एक इंटरिम गवर्नमेंट का काम मुख्य रूप से नए चुनावों तक देश को बस एक कामचलाऊ स्थिरता देना होता है। लेकिन ऐसी सरकारें लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ट्रीटीज या बड़े फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। समझ गया। यानी देश अंदर से जितना स्टेबल होगा उसकी इकोनॉमी और डिप्लोमेसी उतनी ही स्ट्रांग होगी। बिल्कुल यही बात है। इंटरनल स्टेबिलिटी की इस अहमियत को ध्यान में रखते हुए अब डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी के क्षेत्र पर आते हैं। क्योंकि कोई देश ग्लोबल लेवल पर तभी स्ट्रांग हो सकता है जब उसकी सिक्योरिटी सॉलिड हो। और इसीलिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज महत्वपूर्ण होती हैं। सही कहा। इसी दिशा में एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन का आयोजन किया जा रहा है। ये इंडिया और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इस साल ये कहाँ हो रहा है? इस बार ये उत्तराखंड के चौबाटिया में आयोजित हो रहा है। इस एक्सरसाइज के तहत मुख्य रूप से काउंटर टेरर ऑपरेशंस और जॉइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन पर फोकस रखा गया है। धर्मा गार्डियन अभ्यास ना सामरिक दृष्टिकोण से काफी अहम है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए। दोनों देश क्वाड के भी तो मेंबर्स हैं, राइट? हाँ, इंडिया और जापान दोनों क्वाड के अहम सदस्य हैं, इसलिए उनके बीच मिलिट्री कोऑर्डिनेशन होना बेहद जरूरी है। और देखिए, चौबाटियां जैसे पहाड़ी और जंगली इलाके को इस एक्सरसाइज के लिए चुनना भी एक मैसेज है। कैसा मैसेज? ये दर्शाता है कि जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हमारी आर्मी के साथ काउंटर टेरर ऑपरेशंस की उन कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना चाहती हैं जो सेमी अर्बन या पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में आती हैं। हाँ, यानी एक दूसरे के टेरेन और टैक्टिक्स से फेमिलियर होना। एकदम। और जॉइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन का मतलब है इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना। कल को अगर किसी इंटरनेशनल मिशन या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में दोनों आर्मी को साथ काम करना पड़े तो उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स, कमांड स्ट्रक्चर और काम करने के तरीके एक दूसरे के अनुकूल होने चाहिए। सही बात है। तो जमीन पर इन सेनाओं के तालमेल के बाद अब जरा समुद्र की गहराइयों में देश की बढ़ती ताकत पर नजर डालते हैं। नौसेना की खबर। हाँ, इंडियन नेवी ने हाल ही में INS अंजादीप को ऑफिशियली कमीशन कर लिया है। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है। ओह, ASW शिप। जी। और इसकी एक बहुत ही स्पेशल कैपेबिलिटी स्रोतों में बताई गई है कि ये उथाले जल में यानी शैलो वाटर्स में सबमरीन खोजने में सक्षम है। ये काफी स्पेसिफिक कैपेबिलिटी है। वही तो, अक्सर जब हम सबमरीन के बारे में सोचते हैं तो डीप ब्लू सी का ख्याल आता है, लेकिन इस शिप को स्पेसिफिकली कोस्टल सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया गया है। नेवी की वॉरफेयर स्ट्रैटेजी में इसे लिटोरल वाटर्स या उथाले पानी के ऑपरेशंस कहा जाता है। और आपको पता है, ये डीप सी ऑपरेशन से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। ऐसा क्यों? पानी तो पानी है। नहीं, देखिए, डीप सी में सोनार वेव्स बहुत आसानी से ट्रैवल करती हैं, तो वहां सबमरीन्स का पता लगाना थोड़ा इजी होता है। लेकिन कोस्ट लाइन के करीब का पानी उथला होता है, वहां रॉक्स होते हैं, टाइड्स का शोर होता है। अच्छा, और टेम्परेचर चेंजेस भी होते होंगे। बिल्कुल, ये सब मिलकर सोनार वेव्स को भटका देते हैं, जिससे एनिमी सबमरीन्स आराम से छुप सकती हैं। तो INS अंजादीप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? हाँ, INS अंजादीप को स्पेशली इसी टेक्निकल चैलेंज से निपटने के लिए बनाया गया है। इसकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज ऐसी हैं जो दुश्मन की सबमरीन्स को हमारे EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसपैठ करने से पहले ही डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ये तो हमारी कोस्टल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, खासकर 26/11 अटैक्स के बाद से। सही कहा, ये हमारे सिक्योरिटी ग्रिड को और भी टाइट बनाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका सीधा अर्थ ये है कि भारत अब जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर रेडी हो रहा है। और अगर हम नभ
की यानी एयर सिक्योरिटी की बात करें तो राजस्थान के पोखरण में इंडियन आर्मी ने स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस सिस्टम का एक बहुत अहम टेस्ट किया है। स्ट्रेला 10 ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जी, और बताया जा रहा है कि आज के टाइम में ये तकनीक लो एल्टीट्यूड एयर थ्रेट के काउंटर करने के लिए गेम चेंजर है। देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर का जो स्वरूप है ना, वो बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर हम आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट या रीसेंट यूक्रेन वॉर को देखें तो ड्रोन्स का यूज बहुत बढ़ गया है। एकदम। अब सबसे बड़ा खतरा बड़े फाइटर जेट से उतना नहीं है जितना कि छोटे ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन से है। ये जो लो एल्टीट्यूड एयर थ्रेट होते हैं, ये रेडार के बिल्कुल नीचे उड़ते हैं, इसलिए इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे पास तो S-400 जैसे सिस्टम्स है ना? हाँ है, लेकिन S-400 बहुत बड़ा और एक्सपेंसिव सिस्टम है। कुछ $1000 के ड्रोन को गिराने के लिए $1 मिलियन की मिसाइल यूज करना इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, समझ गया। कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो सही नहीं बैठेगा। बिल्कुल। और इसीलिए हमें स्ट्रेला 10 जैसे शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस यानी SORAD सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। तो इसकी मोबिलिटी भी एक फैक्टर होगी। सबसे बड़ा फैक्टर, ये एक मोबाइल सिस्टम है। इसका मतलब ये आर्मी के टैंक्स और इन्फेंट्री के साथ साथ आगे बढ़ सकता है। वॉर जोन में ग्राउंड ट्रूप्स को ड्रोन्स या हेलीकॉप्टर्स के सडन अटैक से तुरंत सिक्योरिटी दे सकता है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता और टेक अपग्रेड वाकई बहुत रीअश्योरिंग है। खैर, अब डिफेंस से निकलकर एक ऐसी एरिया की तरफ बढ़ते हैं जो सीधे तौर पर ह्यूमन लाइफ को बचाने से जुड़ा है, यानी मेडिकल और हेल्थ केयर। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमेशा अहम होता है। बिल्कुल, और ईस्टर्न इंडिया के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एम्स भुवनेश्वर में लिवर ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी जैसी एडवांस्ड फैसिलिटीज शुरू की गई हैं। ये ईस्टर्न इंडिया के पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। हाँ, इसे एडवांस सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दिशा में एक मेजर स्टेप माना जा रहा है। देखिए, भारत में जो हाई लेवल मेडिकल फैसिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है ना, वो हिस्टोरिकली थोड़ा अनइवन रहा है। हाँ, मोस्टली मेट्रो सिटीज तक ही लिमिटेड थे पहले। सही कहा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी के लिए ईस्टर्न इंडिया के मरीजों को अक्सर दिल्ली या साउथ इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता था। और इसमें ट्रैवल और रहने का खर्चा भी जुड़ जाता होगा। बिल्कुल। इसे हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो मरीज के परिवार पर भारी बोझ डालता है। एम्स भुवनेश्वर में इन सुविधाओं के शुरू होने से ये रीजनल इम्बैलेंस कम होगा। और ये जो रोबोटिक सर्जरी है, ये कितनी इफेक्टिव होती है? ये सिर्फ एक फैंसी टर्म नहीं है, इसके क्लिनिकल बेनिफिट्स बहुत सॉलिड हैं। रोबोटिक सर्जरी से कट्स छोटे लगते हैं, ब्लीडिंग कम होती है, तो रिकवरी भी जल्दी होती होगी। एकदम। मरीज जल्दी ठीक होता है और सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल के बेड्स जल्दी खाली होते हैं, जिससे और ज्यादा मरीजों का इलाज हो पाता है। सरकारी हॉस्पिटल्स में ऐसी सुविधा आना वाकई बड़ी बात है। सही बात है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में ही एक और जरूरी विषय है जिस पर अभी हाल ही में रेयर डिजीज डे पर चर्चा हुई। रेयर डिजीजेस यानी ऐसी बीमारियां जो कम लोगों को होती हैं। हाँ, इस संदर्भ में जेनेटिक डिजीज रिसर्च और अर्ली डायग्नोसिस पर काफी जोर दिया जा रहा है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो पॉपुलेशन के एक बहुत ही छोटे हिस्से को होती हैं, लेकिन इनका असर बहुत ही विनाशकारी होता है। इन बीमारियों को अक्सर ऑर्फन डिजीजेस भी कहा जाता है, और क्योंकि इनके मरीज काफ़ी कम होते हैं, तो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन पर रिसर्च करने या इनकी दवाइयां बनाने में इकोनॉमिकली इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट नहीं दिखता होगा। वहीं बीमारी को पहचान लें तो ट्रीटमेंट का इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या? लेकिन इन बीमारियों के लिए जो दवाइयां आती हैं वो इतनी ज्यादा महंगी होती हैं कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट्स क्या करें? यही वो जगह है जहां गवर्नमेंट हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। जब तक सरकार खुद सब्सिडीज, स्पेशल फंड्स या पॉलिसीज नहीं लाएगी, इन मरीजों को लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। एक वेलफेयर स्टेट की पहचान इसी बात से होती है कि वो सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल लोगों की कितनी केयर करता है। खैर, हेल्थ और पब्लिक सेफ्टी से जुड़ी एक और कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट्स, ऑनर्स एंड स्पोर्ट्स। इस कैटेगरी में एक बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है शायद। जी, क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर से जुड़ी खबर है। उन्हें ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन बनाया गया है और उनका मुख्य फोकस हेलमेट एंड सीट बेल्ट अवेयरनेस और रोड एक्सीडेंट रिडक्शन कैंपेन पर रहेगा। ये बहुत ही बढ़िया कदम है। ये असल में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और सॉफ्ट पावर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स? वो कैसे?
देखिए, सरकार चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट लॉज बना लें या हेवी फाइन्स लगा दे, लेकिन जब तक लोगों की मेंटालिटी नहीं बदलेगी, तब तक रोड एक्सीडेंट रिडक्शन कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हाँ, लोग पुलिस वाले को देखकर ही हेलमेट पहनते हैं। बिल्कुल, हर साल हमारे देश में लाखों यूथ रोड एक्सीडेंट्स में जान गंवाते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी बहुत बड़ा नुकसान है। इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है इसका। सही कहा। ऐसे में सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे बेसिक रूल्स के लिए सचिन तेंदुलकर जैसे आइकॉन का यूज करना, ये साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्टिव होता है। लोग सरकारी एड्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जिसे वो अपना आइडल मानते हैं, उसकी बात का इम्पैक्ट बहुत डीप होता है। वाकई पॉपुलर चेहरों का ये इन्फ्लुएंस सच में काम आता है। अब एक ऐसे सम्मान की बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस को दिखाता है। आप इजराइल वाले अवार्ड की बात कर रहे हैं? हाँ, इजराइल ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ क्नेसेट मेडल से सम्मानित किया है। ये किसी भी फॉरेन लीडर के लिए काफी बड़ा डिप्लोमेटिक ऑनर माना जाता है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे मेडल्स सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होते, ये दो देशों के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की डेप्थ को प्रूव करते हैं। क्नेसेट मतलब वहाँ की पार्लियामेंट ना? जी, इजराइल की पार्लियामेंट को किनेसेट कहते हैं, और वहाँ के स्पीकर द्वारा ये मेडल दिया जाना इस बात का साफ संकेत है कि इंडिया इजराइल के रिलेशंस अब सिर्फ वेपन्स खरीदने या डिफेंस डील्स तक लिमिटेड नहीं है। तो अब ये रिलेशन कैसा हो गया है? ये अब एक इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल पार्टनरशिप बन चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी मिडिल ईस्ट पॉलिसी को काफी स्मार्टली डी-हाइफनेट किया है। डी-हाइफनेट करना, इसका आसान भाषा में क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब है कि भारत अब इजराइल के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रख सकता है, और वहीं दूसरी तरफ अरब देशों के साथ भी अपने रिलेशंस आज़ाद रूप से मेंटेन कर सकता है। बिना किसी एक साइड को चुने। बिल्कुल, और ये अवार्ड उसी सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी और दोनों देशों के बीच एग्रीकल्चर, वाटर टेक और डिफेंस में बढ़ते रिलेशंस का एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत की एक्सेप्टेंस अब हर फील्ड में दिख रही है। चलिए अब अपने आखिरी सेगमेंट यानी स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। टेनिस का अपडेट है आज। जी, बेंगलुरु में ITF W100 टूर्नामेंट हुआ है और इसमें बेल्जियम की हैने वैन डर विंकल ने टाइटल जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने इंडिया की वैष्णवी अधिकार को हराया। हालांकि भारत के खाते में ये टाइटल नहीं आया, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस टूर्नामेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो इंडियन स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से काफी अहम है। देखिए, स्पोर्ट्स में हमें हमेशा सिर्फ विन या लॉस से आगे देखना चाहिए। जो ITF W100 है ना, ये विमेंस टेनिस में एक बहुत ही हाई लेवल का टूर्नामेंट है। अच्छा, इसका लेवल ग्रैंड स्लैम्स जैसा होता है? उससे थोड़ा नीचे, लेकिन इसे ग्रैंड स्लैम्स और बड़े WTA इवेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन माना जाता है। दुनिया भर की टॉप रैंकिंग प्लेयर्स इसमें आती हैं। तो इसमें किसी इंडियन प्लेयर का फाइनल तक आना, ये बहुत बड़ी बात है। वैष्णवी आदकार का लगातार इतना अच्छा परफॉर्म करके फाइनल में आना, ये इंडियन टेनिस के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। यानी यहाँ टेनिस इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। बिल्कुल, और उसके साथ ही जब हमारे देश में ऐसे हाई टियर टूर्नामेंट्स होते हैं, तो हमारे लोकल प्लेयर्स को दुनिया की बेस्ट टैलेंट के साथ खेलने का जो एक्सपोजर मिलता है, वो आगे चलकर चैंपियंस तैयार करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सही कहा। किसी भी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए ऐसे टफ मैचेस जरूरी हैं। और इसी के साथ आज के इस डीप डाइव विश्लेषण को समेटने का वक्त आ गया है। काफी डिटेल में डिस्कस किया हमने आज सब कुछ। जी, आज हमने सऊदी अरेबिया के पोल्ट्री बैन से शुरुआत की, फिर इंडिया नेपाल के फॉरेस्ट कंजर्वेशन MOU और पेरू की पॉलिटिक्स को समझा, डिफेंस में धर्मा गार्डियन, INS अंजादीप और पोखरन में स्ट्रेला 10 के टेस्ट को डिकोड किया, और फिर एम्स की रोबोटिक सर्जरी, रेयर डिजीजेज, सचिन तेंदुलकर के रोड सेफ्टी कैंपेन, इजराइल के डिप्लोमेटिक ऑनर और बैंगलोर टेनिस टूर्नामेंट को भी कवर किया। काफी टॉपिक्स थे आज। बिल्कुल। इन सभी फैक्ट्स और डिटेल्स को इजीली रिवाइज करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।